ऑफ अपॉर्चुनिटी को गिरते देख वहां खड़े टीचर्स, स्टूडेंट्स और सारे लोग हैरान रह गए। प्रोफेसर गौरांग के मन में एक पल को यही ख्याल आया कि इसकी वजह कहीं पिशाच राज का आना तो नहीं। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि पिशाच राज सच में वापस लौट आया था। वहीं कुछ लोग ये सोच रहे थे कि टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी शायद अब कमजोर हो चुका था। इन सब बातों और हलचल के बीच वो चोर वामन, जिसने शिवाय को स्क्रोल बेचा था, चुपके से शिवाय की तरफ बढ़ रहा था। वाह, अगर ये दो स्नेक एग्स मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। लेकिन तभी उसने आसमान में उड़ते हुए कुछ लोगों को देखा जो सीधे शिवाय की तरफ बढ़ रहे थे। शिवाय का ध्यान भी इन लोगों की तरफ गया और वो थोड़ा चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। अरे शिवाय, ये लोग तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये लोग हैं कौन और क्या चाहते हैं? पता नहीं। अब वो लोग शिवाय के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये लोग व्हाइट लैंड किंगडम के लोग थे और उनका मकसद बिया को ले जाना था, जिसका पोटेंशियल 9 स्टार रैंक का था, जो बहुत ही रेयर है। ये बात उन्हें किसी स्टूडेंट से पता चली थी। ए लड़के, ये चिड़िया हमें दे दो, हम तुमसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे। भूल जाओ, ऐसा सोचना भी मत। देखो, इसे तो हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर उन सभी ने अपनी तलवार निकाली और एक साथ शिवाय पर हमला किया। शिवाय भी अपनी तलवार के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार था। वो सभी 7 स्टार रैंक वाले योद्धा थे और उनकी ताकत शिवाय से कहीं ज्यादा थी। वो 4 लोग थे और शिवाय अकेला। उनमें से एक ने शिवाय की तलवार गिरा दी। शिवाय अपनी स्टोरेज रिंग से दूसरी तलवार निकालने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर गौरांग उसे बचाने के लिए बीच में आ गए। इस लड़के को छोड़ दो। आप हमारे बीच मत आइए प्रोफेसर। देखो, अपने लालच को यहीं रोक लो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये बात सिर्फ तुम्हारे और इस लड़के के बीच ना रहकर दोनों किंगडम्स के बीच लड़ाई की वजह बन जाएगी। अभी अभी टावर गिरा है, कुछ बुरा होने वाला है। अभी इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। प्रोफेसर गौरांग की बात पूरी होने तक उनके किंगडम के और भी लोग वहां पहुंच गए थे और उन लोगों को लड़ने से रोक लिया। फाइनली सब लोग वापस अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। स्टूडेंट्स को वापस अकेडमी जाना था, तो वो सब एक साथ थे। बड़ी ही मिक्स सी फीलिंग्स थी। अपनी अपनी सफलता से सब खुश भी थे, तो कनिष्क की मौत का दुख भी सबको था। बस अक्षय ही था जो सबसे अलग बैठा था। उसके दिमाग में अब तक पिशाच राज की कई बातें घूम रही थी। दूसरे सभी स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि दोस्त होने की वजह से उसे कनिष्क की मौत का गहरा सदमा लगा है। सच्चाई कोई नहीं जानता था। तभी हरिहरन शिवाय के पास आए। कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा कमजोर फील कर रहा हूँ। हरिहरन ने अपनी स्टोरेज रिंग से ताकत की एक जादुई दवाई निकालकर शिवाय को दी, लेकिन शिवाय ने खुद लेने से पहले उसमें से थोड़ी सी दवाई बिया को दी, क्योंकि वो भी इन हमलों से बुरी तरह थक गई थी। वो सोच रहा था कि कैसे लोग होते हैं जो सिर्फ स्पेशल पावर्स पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तभी उसे फिर अपने भाइयों की याद आई। उम्मीद है सोम और भास्कर ठीक होंगे। ये सुनते ही हरिहरन को भी याद आया कि शिवाय के भाइयों की हालत ठीक नहीं थी। कुछ सोचते हुए वो प्रोफेसर गौरांग के पास पहुंच गए। उधर दूसरी तरफ किंग सिद्धार्थ कनिष्क की मौत को लेकर परेशान थे। ये कैसे हो गया? कनिष्क एक प्रिंस था, उसके बावजूद। ये वाकई चिंता की बात है। आखिर हमारे बनाए गए खिलौने हम पर वार कैसे कर सकते हैं? तुमने कनिष्क तक वो ब्लैक क्रिस्टल तो पहुंचा दिया था ना? हाँ, उसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए एक पिंक स्किल क्रिस्टल भी था, जो सिर्फ शाही परिवार के पास होता है। तो जाओ, पता लगाओ आखिर ऐसा हुआ कैसे। पिशाच राज की बात का सच किंग की बातों में साफ झलक रहा था, लेकिन कनिष्क की मौत का सच सामने आना अभी बाकी था। इस बीच हरिहरन प्रोफेसर गौरांग से बात करके शिवाय के पास लौट आए थे। तब तक वो सब एक बड़े से मैदान में पहुंच चुके थे। हरिहरन ने मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक जादुई छड़ी निकाली, जिसको घुमाते ही हवा में 2 सर्कल दिखाई दिए, एक नीला और एक सफेद। हरिहरन शिवाय के पास आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ सफेद सर्कल के अंदर घुस गए। प्रोफेसर गौरांग गुस्से में उनको जाते देखते रहे, लेकिन फिर नीले सर्कल से सारे स्टूडेंट्स को लेकर एकेडमी लौट आए। उधर शिवाय थोड़ा हैरान सा हरिहरन के साथ एक बड़े से शहर में पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया था, लेकिन वो घर जाना चाहता था। मास्टर, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे अपने घर जाना है। मेरे भाइयों की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई ठीक है शिवाय, लेकिन बहुत कमजोर हो गए हैं। उनको सिर्फ अमृत ही ठीक कर सकता है। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ मास्टर, लेकिन आपको मेरे भाइयों के बारे में कैसे पता चला? मुझे प्रोफेसर अलीशा ने बताया था। हम घर ही जा रहे थे। शिवाय उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक और टेलीपोर्टेशन एरे खुल गया, जिसमें घुसते ही वो सीधा अपने घर पहुंच गया। उसे वहां देखकर उसके घर में सभी की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देर किए भास्कर और सोम को अमृत पिलाया, जिसे पीते ही उनके चेहरे एकदम से पर्पल कलर के हो गए। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही उनकी स्किन का कलर फिर से नॉर्मल हो गया
और वो दोनों उठकर खड़े हो गए। शिवाय ने दौड़कर उन दोनों को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवाय की नजर अब अपने घर की तरफ गई, जिसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। पिछले 6 महीनों में शायद दोनों भाइयों के इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए थे और घर का सब कीमती सामान भी बिक चुका था। पिशाचों के हमलों से कहीं कहीं दीवारें भी दरक रही थी। ये हमारे खूबसूरत घर की क्या हालत हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ एक मकान ही तो है, हम इसकी मरम्मत करवा लेंगे। मेरे बच्चे ठीक है तो अब मैं सब कुछ फिर से खड़ा कर लूंगा। पापा, काश मैं अभी इतना ताकतवर होता कि सब कुछ ठीक कर सकता। तुमने जो किया है वो बहुत है बेटा, अब तुम आराम करो। बहुत दुबले हो गए हो। 6 महीने से तुमने घर का खाना नहीं खाया ना। मैं तेरे लिए हलवा बना कर लाता हूँ। जब तक चैतन्य हलवा बना रहे थे, शिवाय अपने कमरे में गया। वहां कपबोर्ड में उसे अपने कुछ कपड़े मिले। वो नहा धोकर तैयार हो गया। हरिहरन के साथ पूरे परिवार ने खाना खाया और फिर सभी सोने चले गए। अगले दिन सुबह हरिहरन ने शिवाय को अपने पास बुलाया। देखो, तुम्हारे घर की हालत अभी ठीक नहीं है और बिया के बारे में सब जान गए हैं। ऐसे में वे लोग तुम्हारे घर पर हमला कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे परिवार को अभी कुछ वक्त के लिए यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कहाँ? मैं उन्हें क्या कहूँगा? हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है। तुम टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी से कुछ जड़ी बूटियां लाए हो क्या? हाँ, मेरे पास बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। गुड, तो ऐसा करो, वो तुम मुझे दे दो। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनको खरीद सकते हैं। इनसे तुम्हारी फैमिली के लिए एक घर किराए पे ले सकते हैं। वैसे मेरे एक दोस्त का घर खाली है जहाँ हम उन्हें कल ही शिफ्ट कर सकते हैं। वो किराया भी बहुत कम ही लेगा। ठीक है मास्टर, मैं अभी आपको वो जड़ी बूटियां दे देता हूँ। शिवाय तो टॉवर से लगभग सारी ही जड़ी बूटियां ले आया था। उसने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर हरिहरन को दिए, जिनको लेकर हरिहरन तुरंत ही निकल गया और अपना काम करके रात तक घर वापस आया। उसके आने तक शिवाय ने घर वालों को सारी बात बताकर शिफ्टिंग के लिए मना लिया था। शिवाय के पिता और भाई अपने घर को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर वक्त की नजाकत को समझते हुए उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया था। इस घर में उनका बचपन बीता था। उनकी यादें बिखरी पड़ी थी, जिनको समेट पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सारी पैकिंग की और अगले दिन सुबह ही नए घर की ओर निकल गए। शिवाय और हरिहरन भी उनको घर छोड़कर एकेडमी की तरफ बढ़े। तभी हरिहरन की स्टोरेज रिंग से कुछ आवाजें आने लगी। तुमने वादा किया था कि तुम एक दिन में शिवाय को वापस लेकर आओगे। प्रोफेसर, बस अब हम लौट ही रहे हैं। पिछले 2 दिन से तुम यही कह रहे हो। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो तुम? आखिर क्या होने वाला है हरिहरन के साथ? क्या वो शिवाय के साथ एकेडमी पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। आने वाले खतरे से बेखबर सारे स्टूडेंट्स अगले हफ्ते होने वाले थियोरेटिकल मिड टर्म जब तक शिवाय रॉयल एकेडमी पहुंचा, बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह एकेडमी में काफी हलचल थी। सारे स्टूडेंट्स बहुत बिजी दिख रहे थे। कुछ अपनी क्लास में थे तो कुछ लाइब्रेरी में। ट्रेनिंग ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा था। अक्षय अपने रूम से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अब भी उदासी साफ दिख रही थी। लाइब्रेरी पहुंचकर अक्षय ने देखा कि हरिहरन की जगह वहां कोई और बैठा था। प्रोफेसर गौरांग ने वक्त पर ना पहुंचने के कारण उसकी जगह एक बूढ़े आदमी को लाइब्रेरियन बना दिया था। ये लाइब्रेरियन 2 ही दिन में बेहद थका हुआ और कमजोर नजर आने लगा था। अक्षय ने उसे देखा, लेकिन उससे उसकी क्लास के कुछ बच्चे पहले से बैठकर पढ़ रहे थे। बिना बात किए वो सीधा उस टेबल पर पहुंच गया जहां वैसे आज लाइब्रेरी में कोई टेबल खाली नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे आने वाले मिड टर्म के थियरी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। क्या बकवास है यार, अगर एकेडमी में नहीं रखना तो सीधे सीधे क्या क्यों नहीं देते? क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, पहले टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी जाने की तैयारी, फिर 6 महीने टावर में बिताने के बाद आते ही मिड टर्म का बम फोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं ले सकते थे? थियरी रटना जरूरी है, ऊपर से इसको पास करना भी जरूरी है। इतने दिनों से प्रैक्टिकल करते करते किताब पढ़ने की तो आदत ही छूट गई है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अक्षय, तुमको कुछ समझ आ रहा है? अक्षय ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, तो वो मुंह लटकाकर दूसरी किताब उलट पुलट कर देखने लगा। वो हर किताब को सिर्फ देख रहा था। उसने किसी में से एक पेज तक ठीक से नहीं पढ़ा था। दूसरी तरफ मिड टर्म एग्जाम से बेखबर शिवाय घोड़े बेचकर सो रहा था। पिया ने जाकर उसकी चादर उसके मुंह से हटाकर उसके सर पर चोंच मारी। उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने का कुछ इंतजाम करो। ओहो बिया, तुम भी ना। पता है तुम्हें कितना मीठा सपना देख रहा था मैं।
सोम, भास्कर और मैं हरे भरे गार्डन में दौड़ रहे हैं। वहाँ एक तरफ चॉकलेट के पेड़ लगे हैं। शिवाय की बात पूरी होने से पहले ही बिया ने उसे टोक दिया। तुम सपने में चॉकलेट के पेड़ देख रहे हो? मुझे सच में भूख लगी है। और आज तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? सॉरी बिया, मैं बस थोड़ा लेजी फील कर रहा था। अभी उठता हूँ। शिवाय ने उठकर अपनी स्टोरेज रिंग से बिया के लिए एक फल निकाला और खुद नहाने चला गया। बहुत ही फ्रेश और अच्छे मूड से वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। वहाँ लाइब्रेरी में अक्षय चुपचाप बैठा किताब पढ़ रहा था। नीतीश बीच बीच में उससे बात करने की कोशिश करता तो वो बस एक स्माइल दे देता था। वो कभी कभी बात भी करने लगा था, लेकिन कनिष्क की मौत के सदमे से वो अभी तक उभरा था या नहीं, ये किसी को नहीं पता चल पाया था। चलो कोई नहीं, फेल हुए भी तो मैं अकेला नहीं होऊंगा। तो और कौन तुम्हारे साथ फेल होने वाला है? मेरा दोस्त शिवाय, जो 3 दिन से जाने कहाँ गुम है। उसको मिड टर्म की भी टेंशन नहीं है। क्या पता उसे इसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं। किसे क्या पता नहीं है? शिवाय को देखकर नीतीश के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आगे बढ़कर उसने शिवाय को गले लगा लिया तो लाइब्रेरी में सारे लोग उसे हैरानी से देखने लगे। आर्टिफैक्ट के इफेक्ट के कारण उसके आने की भनक किसी को नहीं हुई थी। शिवाय ने यह नोटिस किया, लेकिन फिर उसका ध्यान किताबों में उलझे अक्षय पर गया। वो उसे एकटक देखने लगा। तुम्हें मिड टर्म के बारे में पता नहीं है। पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहते हो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पढ़ेंगे हम ये सब? ओह, मिड टर्म आने वाले हैं। लाओ बताओ तो क्या क्या आने वाला है कोर्स में। इसके बाद शिवाय किताब उठाकर पढ़ने लगा। वो खुद इस बात पर हैरान था कि आज हर किताब आसान लग रही थी, जबकि पहले उसे एक पेज पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता था। इधर स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी में बिजी थे तो उधर प्रोफेसर गौरांग, किंग सिद्धार्थ, प्रिंसिपल रुद्र और हरिहरन एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। क्या 2 पिशाच राज? ये कैसे हो सकता है? पहले हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन व्हाइटलैंड किंगडम को मिली अंधेरे जंगल की तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें उन्होंने मुझे भी दिखाई है, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। लेकिन ये तस्वीरें उनके पास कैसे आई? उनके किंगडम से 2 7 स्टार रैंक वाले योद्धा अंधेरे जंगल के अंदर गए थे। वही लोग अपनी जान पर खेलते हुए अपनी आंखों में वो तस्वीरें कैद करके लाए थे। लेकिन अब तो हमारे पास 8 स्टार रैंक वाले योद्धा हैं और इतने स्टूडेंट्स भी हैं जो 7 स्टार रैंक तक पहुंच गए हैं। हम सब मिलकर 2 पिशाच राज को नहीं मार सकते? काश ये इतना आसान होता। अभी के लिए वो शांत है, इसलिए हमारी तैयारियां तुम्हें काफी लग रही हैं। लेकिन एक बड़ा हमला होते ही हर तरफ तनाव फैल जाएगा। वेस्टर्न किंगडम्स भी पहले पिशाच राज के साथ होने वाले लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब उनके सामने सबूत आ चुके हैं तो उन्होंने भी हमारा साथ देने के लिए हामी भर दी है। अटलांटिस पर एक बार फिर से मुश्किल वक्त आ गया था। ऐसे में उसके सभी किंगडम्स का साथ होकर लड़ना बहुत जरूरी था। अटलांटिस पर पोलराइज, टर्सिया और व्हाइटलैंड जैसे कई बड़े किंगडम्स थे, जिनके नीचे कई छोटे किंगडम्स भी एग्जिस्ट करते थे। इन किंगडम्स के राजा पूरी तरह से आजाद नहीं होते थे और उन्हें व्हाइटलैंड, पोलराइज, टर्सिया या हॉकिन जैसे बड़े किंगडम्स के नीचे ही दब के रहना पड़ता था। इनके अलावा एक सी किंगडम भी था जहां पर जलपरियों की एक प्रजाति राज करती थी। सी किंगडम के लोग बाकी दुनिया से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और उन्हें भेष बदलने की ताकत भी मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ दूसरों का भेष बनाकर ही जमीन पर आया करते थे। मैं तो खुद अंधेरे जंगल में जाकर देखना चाहता था, लेकिन इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। इतना कहते हुए प्रिंसिपल रुद्र ने टेबल पर एक स्क्रोल खोलकर रख दिया, जिसे देखते ही किंग सिद्धार्थ समेत सभी लोग टेंशन में आ गए। ये क्या है? क्या सेंट्रल किंगडम का दिमाग खराब हो गया है? इस वक्त मंत्र गुफा खोलने का क्या मतलब है? प्राचीन मंत्र गुफा के बारे में लोगों को ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही जानते थे कि ये किसी ने बहुत ही पुराने वक्त में बनाया था, जो उसे बनाने के बाद अमर हो गया और फिर कहीं चला गया। प्रिंसिपल रुद्र ने हताश होकर सर पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के गिरने के बाद दूसरा ऑप्शन भी क्या है? वेस्टर्न किंगडम भी उनके साथ है, तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं पाया। प्रिंसिपल रुद्र की इस बात पर कमरे में सबके चेहरे पर टेंशन बढ़ गई। इस फैसले से कोई खुश नहीं था, पर अब इस बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मैं मानता हूँ कि मंत्र गुफा में भरपूर खजाना है, लेकिन पूरे अटलांटिस पर सबसे खतरनाक जगह भी वही है। आप जानते हैं ना कि पिछली बार जब ये खुला था तो पूरा शहर खत्म हो गया था और कितने ही टैलेंटेड बच्चे उसके अंदर जाकर मारे गए थे। फिर भी ये लोग। इतना कहते हुए हरिहरन भावुक हो गए, क्योंकि वो जानते थे इसे रोक पाना अब उनके हाथ में नहीं था। कब खोलना चाहते हैं वो इसे? 2 साल में। और वो इसमें जाने के लिए लोगों को कैसे चुनने वाले हैं? हर किंगडम से 200 लोग चुनकर भेजे जाएंगे, जिसके लिए सारी एकेडमीज अपने स्टूडेंट्स को भेज सकती है। तुम्हें वहां 6 महीने बाद जाना होगा, क्योंकि इसे खोलने के लिए उनको बहुत सारे एरे मास्टर्स की जरूरत होगी। वैसे पब्लिक से ये खबर छुपाकर रखी जाएगी। हम किसी तरह से भी लोगों के बीच में तनाव नहीं पैदा करना चाहते।
प्रिंसिपल रुद्र की बात सुनकर हरिहरन के माथे पर चिंता की रेखाएं और भी गहरी हो गई। उनको वो काम करने के लिए कहा जा रहा था जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। अच्छा, इसमें जाने वाले कौन होंगे? टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ जाने के लिए यहाँ किसी भी उम्र के लोग जा सकते हैं, लेकिन 6 स्टार रैंक से कम पोटेंशियल वाला कोई योद्धा इसमें नहीं जा सकता। क्या है ये मंत्र गुफा जिसके खुलने की खबर ने ही इस तरह इन लोगों को परेशान कर दिया? क्या शिवाय कम रैंक होने के बावजूद इसके अंदर पहुंच पाएगा? कौन वहां जाने? आने वाले खतरे से बेखबर सारे स्टूडेंट्स अगले हफ्ते होने वाले थियोरेटिकल मिड टर्म एग्जाम की तैयारी में जुटे थे, इसलिए ट्रेनिंग ग्राउंड सारा दिन खाली ही रहता था। शिवाय इस बात का फायदा उठाकर ज्यादा देर प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी याद करने की ताकत बहुत ज्यादा है और उसे किताब को सिर्फ देख लेने पर से ही सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ट्रेनिंग के बाद काफी थक गया था और इस बात की चिंता थी कि वो अपनी ताकत को जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाए। तलवारबाजी की जो किताब उसे लाइब्रेरी से मिली थी वो उसे पूरी तरह पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जा रही थी। इसी के बारे में वो अपने कमरे में बैठे बिया से बात कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है बिया, क्या मैं अपनी रैंक बढ़ा पाऊंगा? मुझे तो अब समझ नहीं आता कि मैं अब और क्या करूं। ऊपर से मेरी ब्लड लाइन, इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। बिया बिया, कुछ तो बोलो। लेकिन बिया तो सो रही थी। शिवाय ने बात करना शुरू किया तभी उसे नींद आ गई। शिवाय को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आया। उसने बिया को जगाया। क्या बिया, मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम सो रही हो? ओह सॉरी सॉरी, वो तुम्हें ट्रेनिंग करते देख मैं भी थक गई थी तो मुझे नींद आ गई। क्या कह रहे थे तुम? लेकिन इससे पहले कि शिवाय बिया से कुछ कहता, उसके कमरे में हरिहरन आ गए। उनका मूड अभी भी खराब था, क्योंकि वो उस मीटिंग से अभी उठकर आए थे। शिवाय ने उन्हें इस हाल में देखा तो वो थोड़ा डर गया। क्या बात है मास्टर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप नाराज लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस 6 महीने बाद मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, जहाँ से आने में मुझे बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए सोच रहा था जाते जाते तुम्हें कुछ सिखाता जाऊं। कहाँ जा रहे हैं आप मास्टर? शिवाय के इस सवाल पर हरिहरन ने उसे गुस्से से देखा तो वो आंखें नीचे करके खड़ा हो गया। हालांकि उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। सबसे ज्यादा उसे यही बात समझ नहीं आ रही थी कि वो उनसे क्या सीख सकता है। देखो, मैं कोई योद्धा होता तो तुम्हें तलवारबाजी का हुनर सिखाता, क्योंकि वही तुम्हारा हथियार है। लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, योद्धा नहीं। मुझे सिर्फ दवाइयाँ और दवाइयों के घोल बनाना आता है। इसके अलावा मैं एरेस के बारे में भी जानता हूँ। तुम बताओ, तुम इनमें से क्या सीखना चाहोगे? अपने मास्टर की बात सुनकर शिवाय की आंखों में एक चमक आ गई। उसे टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी के एरेस के बारे में कई सारी किताबें मिली थी, जिनको उसने पढ़ने की बहुत बार कोशिश की थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था। वो तो सोच रहा था कि उन किताबों को किसी एरे मास्टर को दे दे, लेकिन अगर वो खुद ही इनके बारे में जान गया तो वो उन किताबों को पढ़ सकता था। मास्टर, मैं आपसे एरे के बारे में सीखूंगा। उसकी बात सुनकर हरिहरन थोड़ा चौंक गए, क्योंकि उनको लगा था कि वो दवाइयों के बारे में सीखेगा जो युद्ध के दौरान उसके काम आएगी, और एरेस के बारे में सीखना आसान भी नहीं था। 6 महीने में तुम एरेस के बारे में बहुत कम ही जान पाओगे। कोई बात नहीं, अब अगर चुन लिया है तो यही सही है। हरिहरन ये सोचकर भी खुश थे कि एकेडमी के हिसाब से शिवाय के पास सिर्फ 4 स्टार रैंक का पोटेंशियल था, इसलिए उसे कभी मंत्र गुफा में जाने के लिए नहीं चुना जाएगा और उनका पहला स्टूडेंट सेफ रहेगा। उस जगह का नाम लेने से पहले ही पिछली बार हुई तबाही का मंजर उनकी आंखों के सामने आ जाता था और उसके नुकसान के बारे में वो सोचते ही रहते थे। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारे थ्योरी एग्जाम के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मास्टर, आप मेरी ट्रेनिंग अभी शुरू कर दीजिए। मैं अभी भी फ्री ही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर फेल हुए तो मुझसे मत कहना। अच्छा, ये टोकन अपने पास रखो, इससे मुझे हमेशा तुम्हारी लोकेशन की जानकारी रहेगी। हरिहरन ने अपने जेब से एक टोकन निकालकर